हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है जूनियर एडिट की तैयारी करते हुए हम लोग यूथ पब्लिकेशन की बुक से एक एक चैप्टर देख रहे थे साइंस के। हम लोगों ने दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग तीसरे चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो तीसरा चैप्टर में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक चैप्टर में कंबाइन करके दिया है, जैसे लिविंग, नॉन लिविंग, एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग, एनिमल, वेजिटेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, एडॉप्शन इन एनिमल और चेंजेस इन एनिमल एंड प्लांट। तो इन सभी को इन्होंने ABCD करके देखिए, जैसे ए में लिविंग्स के बारे में बताया, बी में नॉन लिविंग्स के बारे में बताया है, उसके बाद सी में एनिमल किंगडम, डी में क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग। तो ऐसे इन्होंने ABCD के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो एक एक सेक्शन को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस इन्होंने करवाए हैं उनको भी एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इन्होंने लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में जो भी चीज़ें बताई हैं, मैंने पढ़ा इसको तो मैंने देखा यहाँ से कुछ ज़्यादा चीज़ें निकल के आई नहीं जो पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं और जो एक एक पॉइंट दोनों में से मुझे मिला है, जैसे ये देखिए हाईलाइट कर रखा है मैंने, और यहाँ पे नॉन लिविंग में एक चीज़ हाईलाइट कर रखी है, तो इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आइए पहले जान लेते हैं थोड़ा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। बात करते हैं सजीव वस्तुएं यानी लिविंग थिंग्स की। लिविंग थिंग्स वे वस्तुएं होती हैं जो वृद्धि करती हों, पोषण हो, जिनमें श्वसन क्रिया हो, प्रजनन हो, निश्चित जीवन चक्र हो ना। तो ये सब गुण जिनके अंदर होते हैं वो लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। यानी कि जिनमें ग्रोथ हो रही हो ना, जो रेस्पिरेशन करते हों, एक्सक्रीशन करते हों, रिप्रोडक्शन करते हों, जिनका लाइफ साइकिल जो है फिक्स होता हो, तो वो क्या होते हैं, वो लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। जैसे ह्यूमंस हो गए, ट्रीज़ हो गई, एनिमल्स हो गए, तो ये क्या हैं, ये हैं लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग की अगर हम बात करें तो ये चीज़ें जिनमें ना होती हो, जिनमें ग्रोथ ना होती हो, जिनमें क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन ना हो, जिनमें रेस्पिरेशन ना हो, एक्सक्रीशन ना हो, रिप्रोडक्शन ना हो, जिनका एक फिक्स लाइफ साइकिल ना हो, वो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। उसके बाद बात करते हैं कुछ डिफरेंसेस की, जैसे कि बात करते हैं कोशिकीय संरचना। तो देखिए, सजीवों का शरीर एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय तथा द्रव्य से भरा रहता है। मतलब ह्यूमंस जो होते हैं उनमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सेल्स से बने होते हैं, वो लिक्विड पोर्शन होता है बॉडी में। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो निर्जीव की जो संरचना है वो कणों से बनी रहती है। तो एक कोश की संरचना यानी कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो लिविंग थिंग्स में होता है, बट नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। शारीरिक संगठन यानी कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी बात करें तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो सजीव होते हैं, उनका शारीरिक संगठन अनेक अंगों तथा अंग तंत्रों से बना होता है। मतलब कि उनकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स का एक सिस्टम होता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता है। इनके आकार जो हैं वो तत्व संगठन तथा अन्य तत्वों के भागों से मिलकर बना रहता है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी लिविंग थिंग्स में अलग होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में अलग होता है। ग्रोथ की बात करें तो आपने देखा होगा जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रोथ करती हैं। तो प्रत्येक सजीव में क्रमशः शारीरिक अंगों का विकास होता है और प्रगति भी होती है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता। अब आपने मेज रखा है घर में, तो ऐसा तो है नहीं कि मेज ग्रोथ करने लगेगा। वो क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इनमें ग्रोथ नहीं होता है। लिविंग थिंग्स में गति होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं वो, पर नॉन लिविंग थिंग्स में गति नहीं होती है। पोषण, हम लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को पोषण की आवश्यकता नहीं है। श्वसन, जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है। उत्सर्जन, एक्सक्रीशन करते हैं हम लोग, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का उसको बाहर निकालते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ये नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें थी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स में, जो लिविंग थिंग्स करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अब बुक की बात करते हैं। तो बुक में जब मैंने पढ़ा तो लिविंग थिंग्स में मुझे एक ये पॉइंट काम का लगा कि शारीरिक गठन के बारे में। देखिए, वही चीज़ों के बारे में भी मैंने बात की है, कोशिकीय संरचना, आकृति, आकार, शारीरिक गठन, पोषण ना, अनुकूलन, एडॉप्शन,
जो वो जहाँ पर जाते हैं वहाँ का जैसा एटमॉस्फेयर होता है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। वृद्धि, ग्रोथ ना, जनन, रिप्रोडक्शन, उत्तेजनशीलता, लाइफ साइकिल ना, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे ये पढ़ा हमने, तो ये वही चीज़ें हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है। एक ये पॉइंट काम का लगा कि कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलके ऊतक तंत्र बनते हैं, ऊतक तंत्र से मिलके अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। यानी कि हम कह सकते हैं सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तो टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो टिश्यू सिस्टम बन जाता है, बहुत सारे टिश्यू सिस्टम से फिर एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और हमारा बॉडी क्या है, ऑर्गन का सिस्टम। तो यानी कि शरीर बन जाता है बॉडी। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ये सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद मैंने कहा नॉन लिविंग थिंग्स में एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था पढ़ने का, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था, यहाँ पे देखिए इन्होंने एक बात कही है कि विषाणु को यानी कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। तो ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए ये आपसे मैं डिस्कस किया कि विषाणु विषाणु अगर पूछ ले पेपर में सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है तो किसको माना जाता है, विषाणु को, यानी कि वायरस को। तो ये सेक्शन ए और बी था, तो इसमें जो पढ़ने की चीज़ें थी वो हम लोगों ने जान ली। उसके बाद सेक्शन सी की बात करते हैं। एनिमल किंगडम में क्या बताया है इन्होंने, लिविंग्स में पढ़ने वाला सिर्फ इतना मिला, बी पॉइंट पढ़ा तो उसमें नॉन लिविंग्स में पढ़ने के लिए इतना मिला। और उसके बाद बात करते हैं एनिमल किंगडम, सी में इन्होंने एनिमल किंगडम के बारे में बताया है। तो देखिए कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की जीवों के नामकरण की पद्धति को, और इन्हें ही वर्गीकी का पिता या क्या कहते हैं, वर्गीकी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्गीकी यानी कि क्लासिफिकेशन। तो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या वर्गीकी का पिता किसको बोला जाता है, कैरोलस लीनियस को बोला जाता है। सबसे पहले इन्होंने इन जीवों के नामकरण की पद्धति को शुरू किया था, और इन्होंने जो जीवों का नामकरण किया था वो द्विनाम पद्धति था। द्विनाम का मतलब ये है कि दो चीज़ें, एक नाम जो दिया जाता था एनिमल को, उनमें दो चीज़, उन उस नाम से हमें दो चीज़ों की बात पता चलती थी। एक तो जेनेरिक नेम क्या है, यानी कि वंश, किस वंश का है वो जानवर, और एक स्पीसीज़ नेम पता चलता था हमें, यानी कि किस जाति का है। तो ये जो द्विनाम पद्धति है ये लैटिन के दो शब्दों से मिला है। एक शब्द है जेनेरिक, एक जेनेरिक नेम के बारे में बताता है और एक स्पीसीज़ नेम बताता है। अब हम जैसे एग्जांपल के थ्रू समझें तो जैसे हमें पता है मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस। तो होमो वर्ड ये शो कर रहा है कि वो किस जेनेरिक नेम शो कर रहा है होमो, और सेपियंस जो है वो उसके स्पीसीज़ नेम को शो कर रहा है। तो एनिमल किंगडम में हमें ये देखना था कि कैरोलस लीनियस, जिनको वर्गीकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वो कौन है, कैरोलस लीनियस, ये ध्यान रखना है। और इन्होंने जीवों का जो नामकरण की पद्धति शुरू की वो द्विनाम पद्धति थी, यानी कि एक जैसे मनुष्य का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, तो होमो से हमें जेनेरिक नेम का पता चलता है और सेपियंस से हमें स्पीसीज नेम का पता चलता है। तो सेक्शन सी में इन्होंने एनिमल किंगडम के बारे में इतना ही बताया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में इन्होंने और चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, तो वो अभी आगे पॉइंट्स में मिल जाएगा आपको। तो सी सेक्शन को हम लोग ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं सेक्शन डी, जिसमें इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग की बात करी है। आइए पहले क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग से पहले हमें थोड़ा सा सेल के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता है जो लिविंग बीइंग्स हैं उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होती है, और पूरा जो एक ह्यूमन है उसमें बहुत सारे सेल्स से मिल के बना होता है। तो पहले हमें थोड़ा सा सेल के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। देखिए सेल क्या है, तो सेल है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ सेल। सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी लाइफ का, और इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को डिस्कवर किया था वो एक डेड सेल था। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो आपका रॉबर्ट हुक आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल, तो नाम आ जाएगा वहाँ पर
ल्यूवेन हॉक का, क्योंकि पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? ल्यूवेन हॉक ने। और इन्होंने जिस लिविंग सेल को डिस्कवर किया था वो एल्गी था, या ग्रीन एल्गी, जिसको हम नीले हरे शैवाल बोलते हैं, और इसको पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं, और स्पाइरोगायरा भी इसी का ही नाम है, ब्लू ग्रीन एल्गी का। तो हमें यहाँ से दो चीज़ें डिस्कस हुई, ये कि सेल क्या है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक, बट वो एक डेड सेल थी। उसके बाद फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया ल्यूवेन हॉक ने, और वो सेल का नाम क्या था? स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा सेल का नाम था, पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं, और वो ब्लू ग्रीन एल्गी भी उसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से एक पॉइंट और आता है कि माइकोप्लाज्मा इज़ द स्मॉलेस्ट सेल ओनली बैक्टीरिया विथआउट सेल वॉल, मतलब कि ऐसा इकलौता ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं है और वो स्मॉलेस्ट सेल है, तो वो माइकोप्लाज्मा कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइकोप्लाज्मा के बारे में, कि माइकोप्लाज्मा इज़ द स्मॉलेस्ट सेल ओनली बैक्टीरिया विथआउट सेल वॉल। इसको हम लोग PPLO भी बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा को PPLO भी बोलते हैं, और जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं माइकोप्लाज्मा को। तो PPLO और जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं सेल की, तो सेल दो तरीके का होता है, यूकार्योटिक सेल और प्रोकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक सेल कौन सी होती हैं? ऑल न्यू सेल्स आर यूकार्योटिक सेल्स एंड ऑल प्रिमिटिव सेल्स आर प्रोकार्योटिक सेल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो यूकार्योटिक सेल होती हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनी होता है, न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड राइबोसोम्स होता है। लेकिन जो प्रोकार्योटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यूकार्योटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्रोकार्योटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकार्योटिक सेल्स कौन सी होती हैं? ऑल न्यू सेल्स आर यूकार्योटिक सेल्स एंड ऑल प्रिमिटिव सेल्स आर प्रोकार्योटिक सेल। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो प्रोटोजोआ, फंगी, प्लांट, एनिमल्स, ये सब यूकार्योटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं। लेकिन बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, इसको न्यूक्लियोइड्स भी बोलते हैं, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इसीलिए इसको न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है? ये एक प्रोकार्योटिक सेल है। प्रोटोजोआ, फंगी, प्लांट, एनिमल ये यूकार्योटिक सेल हैं, और बैक्टीरिया एक प्रोकार्योटिक सेल है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, अगर पूछ लिया जाए, हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी सेल की अगर हम बात करें तो वो नर्व सेल होती है, हमारा नर्व सेल। और बड़ी सेल, सबसे बड़ी सेल की बात करें तो ऑस्ट्राजैक होता है। ये ऑस्ट्राजैक क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? ऑस्ट्राजैक, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? नर्व सेल। उसके बाद हम बात करते हैं ल्यूवेन हॉक ने क्या क्या डिस्कवर किया। ल्यूवेन हॉक ने एल्गी को डिस्कवर किया, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया है, जो स्मॉल एनिमल क्यूल्स नाम दिया है। ल्यूवेन हॉक ने बैक्टीरिया को स्मॉल एनिमल्स क्यूल्स का नाम दिया है। स्पर्म को डिस्कवर किया ल्यूवेन हॉक ने, RBC को डिस्कवर किया ल्यूवेन हॉक ने। तो ल्यूवेन हॉक डिस्कवर्ड एल्गी, बैक्टीरिया, स्पर्म, RBC, बैक्टीरिया को नाम दिया, स्मॉल एनिमल्स क्यूल्स का नाम दिया। अब देखिए, अगर आपसे पेपर में वो क्वेश्चन पूछता है सबसे लंबी सेल, आप बोलेंगे नर्व सेल, सबसे बड़ी सेल आप बोलेंगे ऑस्ट्राजैक, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, जो कि क्या है? सेल ओनली बैक्टीरिया विथआउट सेल वॉल, मतलब ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं है, और सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा। PPLO भी बोलते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर वो पूछ लेता है ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, ह्यूमन बॉडी में बड़ी सेल कौन सी है, ह्यूमन बॉडी में लंबी सेल कौन सी है, तो अब यहाँ पे ह्यूमन बॉडी, ह्यूमंस की बात कर रहा है। तो अगर ह्यूमन बॉडी में पूछेगा तो स्मॉलेस्ट सेल है स्पर्म, सबसे बड़ी सेल है एक्स सेल, जो कि फीमेल्स में पाई जाती है। स्पर्म ये तो मेल्स का है, तो स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म है। सबसे बड़ी सेल कौन सी है? तो वो है एक्स सेल, जो कि फीमेल्स में पाया जाता है। लंबी सेल की अगर हम बात करें तो वो होती है नर्व सेल। कौन सी नर्व सेल? न्यूरॉन। आपको बता दें न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ब्रेन है। न्यूरॉन्स के थ्रू ही हमें क्या पता है? सिग्नल्स मिलते हैं। यानी कि अगर बॉडी में आपको कहीं पर टच किया जाए और आपको ये सेंस हो जाए कि बॉडी में कहाँ पर टच हुआ है,
तो वो किसके थ्रू होता है, हमारी बॉडी में न्यूरॉन सेल होती हैं जो ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि पूरी बॉडी में हमारे न्यूरॉन सेल फैली होती हैं और उसी से हमें सिग्नल मिलता है ब्रेन तक कि कौन से पार्ट पर कहाँ पर किसने टच किया है। तो स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी का स्पर्म है, बड़ी सेल ह्यूमन बॉडी का एग सेल जो कि फीमेल्स में पाया जाता है, स्पर्म मेल्स में पाया जाता है। और लंबी सेल की बात करें तो नर्व सेल, कौन सी नर्व सेल, न्यूरॉन, यानी कि जो हमारा सेंसरी ऑर्गन का काम करता है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग अब पढ़ने में ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि प्रोकार्योटिक हमने जान लिया, यूकार्योटिक जान लिया, सेल्स यूनिसेलुलर होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं, जो एक सेल से बनी होती हैं वो यूनिसेलुलर, जो बहुत सारी सेल से बनी होती हैं वो मल्टी सेलुलर। अब देखिए डी सेक्शन में उन्होंने डिफाइन किया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग। तो क्लासीफाई करने से पहले इन्होंने कुछ तो मानदंड रखे होंगे, कुछ तो फीचर रखे होंगे कि हम इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन इसी पर आ गया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग जो हुआ है उनका मानदंड क्या है, उनका क्राइटेरिया क्या है, किस क्राइटेरिया के आधार पर उन्होंने लिविंग बीइंग्स का क्लासिफिकेशन किया है। तो इस पर बेस क्वेश्चन आ गया था। तो क्लासिफिकेशन उन्होंने जो किया है वो कोशिका संरचना के आधार पर, मतलब कोशिका का संरचना का कैसा है, उनकी शारीरिक संरचना कैसी है, पोषण की प्रक्रिया कैसी है, प्रजनन कैसे होता है, उनमें जाति वृत्तीय संबंध कैसे हैं। तो ये 4-5 क्राइटेरिया को रख के उन्होंने लिविंग बीइंग को क्लासीफाई किया। कौन कौन सा था? कोशिका संरचना, कोशिकाओं की संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की क्रिया, प्रजनन कैसे हो रहा है और जाति वृत्तीय संबंध। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आया था वो यही था। उसके बाद बात करते हैं किसने क्लासिफाई किया लिविंग बीइंग्स को। तो R.H. विटेकर ने 1969 में पूरे वर्ल्ड को 5 किंगडम में बांट दिया। वो 5 किंगडम कौन से थे? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंगी था, प्लांट्स था और एनिमिलिया था, यानी कि एनिमल्स में। तो अगर हम अब सभी को जानेंगे एक एक करके। इन्होंने कहा मोनेरा तो पूरे वर्ल्ड को इन्होंने 5 किंगडम में बांट दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनिमल। मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में इन्होंने किसको रखा? प्रोकार्योट को रखा। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है प्रोकार्योट क्या होता है। मैंने बताया अभी आपको कि प्रोकार्योटिक सेल कौन सी होती हैं? ऑल प्रिमिटिव सेल्स आर प्रोकार्योटिक सेल। जितनी प्रिमिटिव सेल्स होती हैं वो प्रोकार्योटिक सेल होती हैं। एग्जांपल में बैक्टीरिया का नाम लिया था, क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो प्रोकार्योट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो मोनेरा में इन्होंने प्रोकार्योट को रखा है, यानी कि प्रोकार्योटिक को रखा है मोनेरा में, और प्रोकार्योटिक में यूनिसेलुलर को किस में रखा है? मोनेरा में। तो मोनेरा में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोकार्योटिक जीव जो हैं वो आएंगे और यूनिसेलुलर आएंगे। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो माइकोप्लाज्मा, मैंने बताया था माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ बैक्टीरिया विदाउट नो सेल वॉल। तो माइकोप्लाज्मा प्रोकार्योट का एग्जांपल बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में क्या है? माइकोप्लाज्मा। तो मोनेरा में जाएगा क्या? माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया ही है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको स्पाइरोगायरा भी बोलते हैं, और साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, स्पाइरोगायरा भी बोलते हैं। तो ये 3 एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका दूसरा नाम स्पाइरोगायरा भी है। आपको याद होगा ल्यूवेनहॉक ने पहला जो लिविंग सेल डिस्कवर किया था वो क्या था? स्पाइरोगायरा, जो क्या था? ब्लू ग्रीन एल्गी। पॉन्ड सिल्क, साइनोबैक्टीरिया, सब एक ही नाम है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा जो क्लास है, तो मोनेरा में इतनी चीज़ें याद रखनी थी। प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा में कौन आएंगे? यूकार्योट आएंगे। यूकार्योट मैंने बताया था आपको, ऑल न्यू सेल जिसमें न्यूक्लियस होता है, जिसमें वेल डिफाइंड राइबोसोम होते हैं, जिसमें वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनी होता है, वो क्या होता है? यूकार्योट होता है। एग्जांपल में प्रोटोजोआ, फंगी एग्जांपल बताया था। तो यूकार्योट में जो यूनिसेलुलर होती हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर आती हैं। एग्जांपल की बात करें तो प्रोटोजोआ हो गया, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, आंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, सेवॉल, ना, स्लाइम मोल्ड। और हाँ, आपको ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं कि काइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट और क्लेमिडोमोनस। पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। पेपर में आया था काइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट और क्लेमिडोमोनस, ये 5 किंगडम जो हैं उनमें से किस किंगडम के अंदर आता है? तो ये नए नाम हैं, ये शायद आपने ना सुना हो, तो इन पर ज़्यादा फोकस करिएगा। काइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट और
मिडोमोनस ये प्रोटिस्टा वर्ग में आता है। प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, आंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, शैवाल, स्लाइम मोल्ड ये सब भी प्रोटिस्टा के ही एग्जाम्पल हैं। तो यूकारियोट, यूनिसेलुलर जितने भी जीव होंगे वो प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। अब देखिए प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले जीव क्या प्रकाश संश्लेषण करते हैं, परापोषण करते हैं और शोषण द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन को ये कैसे ग्रहण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, परापोषण के द्वारा और शोषण के द्वारा। इनमें रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्चुअल असेक्चुअल दोनों ही तरीके का रिप्रोडक्शन होता है और इनके अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक होते हैं। तो प्रोटिस्टा के बारे में इतनी चीज़ें जाननी थी आपको। उसके बाद फंगी की बात करते हैं तो फंगी में यूकारियोट तो आता है लेकिन यहाँ पर मल्टी सेलुलर आता है। प्रोटिस्टा में यूकारियोट था पर यूनिसेलुलर था, लेकिन फंगी में यूकारियोट आता है मल्टी सेलुलर। इनमें क्या होता है? पर्णहरिम अनुपस्थित होता है। देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, एक बार क्वेश्चन आया था कि पर्णहरिम अनुपस्थित होता है किस में? वो यूकारियोट मल्टीसेलुलर हो। देखिए उन्होंने पूछा था कि जो 5 किंगडम है उनमें से एक है जो यूकारियोट भी है, मल्टीसेलुलर भी है, लेकिन पर्णहरिम उनमें अनुपस्थित होता है, तो वो फंगी है। एग्जाम्पल की बात करें तो कवक, मशरूम, ईस्ट ये एग्जाम्पल है फंगी के। ऑल फंगस आर मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट, मतलब ईस्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी फंगस हैं वो कैसे होते हैं? वो मल्टीसेलुलर होते हैं। इकलौता ईस्ट ऐसा है जो क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। तो फंगी में आपको याद रखना यूकारियोट मल्टीसेलुलर, पर्णहरिम अनुपस्थित होते हैं, कवक, मशरूम, ईस्ट एग्जाम्पल है, और जितने भी फंगस हैं वो मल्टीसेलुलर हैं ईस्ट को छोड़कर। प्लांट और एनिमल की बात करें तो देखिए प्लांट और एनिमल दोनों ही यूकारियोट हैं, दोनों ही मल्टीसेलुलर हैं, लेकिन एक पॉइंट है जो इन दोनों को अलग करने का काम करता है। प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट और एनिमल दोनों ही यूकारियोट हैं, दोनों ही मल्टीसेलुलर हैं, लेकिन एक डिफरेंस है दोनों में। दोनों यूकारियोट मल्टीसेलुलर तो हैं लेकिन प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं प्लांट्स। तो अगर हम प्लांट्स चौथे किंगडम की बात करें तो प्लांट है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं, यूकारियोट होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है। एनिमल की बात करें तो यूकारियोट ये भी होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, कशेरुकी और अकशेरुकी जंतु होते हैं ये। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए मेटाजोआ, मेटाजोआ किसके अंदर आता है? एनिमल के अंदर में। और ये जो ब्रायोफाइटा, टेक्रियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, शैवाल, और ये किसके अंदर आते हैं? प्लांट के। अब आप ये सोच रहे होंगे शैवाल का एग्जाम्पल मैंने यहाँ भी लिखवाया है और शैवाल का एग्जाम्पल हमने यहाँ भी लिखवाया है। पेपर में क्वेश्चन आ गया कि शैवाल जो है वो किस किंगडम के अंदर आता है, और प्रोटिस्टा भी हो और वो प्लांट भी हो, तो आप क्या लगाएंगे? तो आपको बता दूं शैवाल जो है वो यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है। और यहाँ पे आपने देखा होगा यूकारियोट यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो शैवाल है वो यूकारियोट है पर यूनिसेलुलर है, तो प्रोटिस्टा के अंदर आया है। पर ये शैवाल जो है वो यूकारियोट और मल्टीसेलुलर है, तो यहाँ का शैवाल जो है वो क्या है? मल्टीसेलुलर शैवाल है। तो प्लांट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रायोफाइटा, टेक्रियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और शैवाल। उसके बाद R.H. विटर के अलावा भी एक लोगों ने और जो है वो क्लासिफिकेशन किया है लिविंग बींग्स का। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि थॉमस कैवलियर स्मिथ के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया है? जैसे R.H. विटेकर ने 5 किंगडम में क्लासीफाई किया है, तो थॉमस कैवलियर स्मिथ ने 6 भागों में क्लासीफाई किया है। 1998 में थॉमस कैवलियर स्मिथ ने 6 भागों में क्लासीफाई किया। ये ब्रिटिश जीव विज्ञानी थे। इन्होंने जो 6 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, एनिमल है, फंगस है, प्लांट है, प्रोटोजोआ है, क्रोमिस्ट्रा है, बैक्टीरिया है। इनका जो क्लासिफिकेशन था लगभग R.H. विटर की तरह ही था, बस एक जो क्रोमिस्ट्रा है ये एक अलग क्लासिफिकेशन इन्होंने बता दिया था। देखिए एनिमल इनमें भी है, एनिमल इनमें भी है।
फंगस इसमें भी है, फंगस इसमें भी है, प्लांट इसमें भी है, प्लांट इसमें भी है। इन्होंने जो प्रोटोजोआ का बनाया है वो हमारा प्रोटिस्टा है। देखिए यूकारियोटिक यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ भी कह सकते हैं, आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग ही है। बैक्टीरिया की बात करें तो मोनेरा में प्रोकारियोटिक यूनिसेलुलर और बैक्टीरिया, तो ये इनका जो बैक्टीरिया है वो आर.एच. विटेकर का क्या है, मोनेरा है। बस इन्होंने क्रोमिस्ट्रा एक अलग किंगडम डिफाइन किया है। उसके बाद इसी सेक्शन में इन्होंने ओविपोरस के बारे में बताया है। तो अगर ओविपोरस की बात करें यानी अंडज, तो ये क्या होते हैं, अंडे देने वाले जो प्राणी होते हैं उनको हम लोग ओविपेरस बोलते हैं। ये ज़मीन पर, दीवारों पर, पेड़ों पर रेंग कर चलते हैं। तो अगर रेंग कर चलते हैं तो ये सरीसृप वर्ग में आए। एग्जाम्पल की बात करें तो छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ और अजगर, ये हमारे रेप्टाइल्स में आते हैं। उसके बाद इन्होंने एक और पॉइंट बताया है यहाँ पे, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, यानी एक्सक्रीशन के आधार पर भी जंतुओं का वर्गीकरण किया है। तो उसमें है अमोनोटेलिक, यूरोकोटेलिक और यूरोओटिक। अब देखिए अमोनोटेलिक में क्या आया, अमोनिया, यानी कि जो एक्सक्रीशन में अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं वो किस में आ जाएंगे, अमोनोटेलिक में। जैसे मछली जो है एक्सक्रीशन में अमोनिया सिक्रीट करती है, प्रोटोजोआ अमोनिया सिक्रीट करती है, तो मछलियाँ और प्रोटोजोआ ये अमोनिया सिक्रीट करते हैं, इसलिए अमोनोटेलिक में आएंगे। यूरिकोटेलिक में यूरिक आया है, तो यानी कि ऐसे एनिमल्स जो एक्सक्रीशन में यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं तो वो आ जाएंगे यूरिकोटेलिक में। तो यूरिकोटेलिक में आ जाएंगे तो वो कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो यूरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं, तो जो सरीसृप वर्ग के होते हैं वो पक्षी, कीट, वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं। अब यूरोओटिक की बात करें तो यूरोओटिक में वो आते हैं ऐसे स्तनधारी वर्ग जैसे मनुष्य, ये उत्सर्जी पदार्थ इनका क्या होता है, यूरिया, तो ये यूरोओटिक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सक्रीशन के आधार पर जंतुओं का जो वर्गीकरण हुआ है वो 3 पार्ट में हुआ है, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक और यूरिओटिक। ये यहाँ पे अमोनिया सिक्रीट कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सक्रीट कर रहे हैं, यहाँ पर यूरिक एसिड और यहाँ पे यूरिया, उसी से मिलते जुलते नाम भी हैं तो याद करने में इजी होगा। उसके बाद जॉन रे के बारे में बताया कि जॉन रे की एक बुक थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, और इन्होंने जंतुओं की पहचान के लिए एक तालिका बनाई थी और उसी से वर्गीकरण के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया था इस बुक के माध्यम से, जो आगे चलकर मॉडर्न टैक्सोनॉमी का आधार बना था। मॉडर्न टैक्सोनॉमी का आधार कौन सी बुक बनी थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम, और ये किसकी बुक थी, जॉन रे की, और जंतुओं की पहचान के लिए तालिका बनाई थी और वर्गीकरण के बारे में अपना मत दिया था। थोड़ा सा इन्होंने इसके बारे में बात किया, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे आगे आने वाले सेक्शन में। अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑर्थोपोडा की बात करिए, स्तनधारियों और मोलस्का की बात करी है, तो ऑर्थोपोडा वो कीट पतंग जो होते हैं वो ऑर्थोपोडा में आते हैं। स्तनधारी मनुष्य मवेशी हो गए, और मोलस्का में आते हैं घोंघा, यूनियो और ऑक्टोपस। तो यूनियो, ऑक्टोपस और घोंघा ये मोलस्का में आते हैं। तो सेक्शन डी को हम लोग ने पढ़ लिया है, तो आइए देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरे शैवाल को सम्मिलित किया गया है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी को, बैक्टीरिया को किस किंगडम के अंदर रखा गया है। आर.एच. विटर ने जो 5 किंगडम में डिवाइड किया है, तो आपको याद होगा बैक्टीरिया क्या है, प्रोकार्योटिक है, यूनिसेलुलर है, और वो किस में आएगा, वो मोनेरा में आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसके बारे में डिटेल से। उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन आया, आप किस जगत के में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित है, यानी कि मल्टी सेलुलर हैं और उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। तो आपको पता है सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होता है या एनिमल्स में पता होता है, तो जो सेल वॉल है वो प्लांट्स में होता है, और मल्टी सेलुलर और यूकार्योटिक तो प्लांट और एनिमल दोनों ही होता है। लेकिन इस पॉइंट से हमें पता चल गया कि मल्टी सेलुलर यूकार्योटिक होते हुए भी ये प्लांट में जाएगा या एनिमल में जाएगा। तो सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्लांटी।
आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय, यूकार्योटिक या सुकेंद्रीय और प्रकाश संश्लेषक है। एक कोशिकीय है यानी यूनिसेलुलर है, यूकार्योटिक है तो आपको पता होगा यूकार्योटिक और यूनिसेलुलर जो है वो प्रोटिस्टा के अंतर आता है। अभी मैंने आपको बताया तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है, मतलब कि वेल डेवलप न्यूक्लियाई किसमें नहीं पाया जाता है। तो मोनेरा में विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार, तो विटेकर ने 5 पार्ट्स में वर्गीकरण किया है, मतलब लिविंग बीइंग का 5 किंगडम में बांटा है। तो देखिए इन्होंने पूछा है पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो न्यूक्लियस किस में नहीं प्रेजेंट होता है, जो प्रोकार्योटिक होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, तो उसमें न्यूक्लियस, और वो प्रोकार्योटिक किस में आते हैं, मोनेरा में आते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। 5 जगत प्राणी में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और संचलन। तो मैंने आपको बताया था कि कौन सी 4-5 चीज़ें थीं जो उनका आधार थी। कोशिका संरचना बताया था मैंने, शारीरिक संगठन बताया था, पोषण को उन्होंने आधार माना था, प्रजनन को आधार माना था। तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो उन्होंने इसमें से पोषण मिल रहा है, कोशिका संरचना है नहीं, शारीरिक संरचना है नहीं, प्रजनन नहीं है, पोषण है। तो यहाँ पे पोषण हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि बिना कोशिका भित्त वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब उनमें सेल वॉल नहीं होती है। तो सेल वॉल नहीं होती है और वो मल्टी सेलुलर हैं, प्रोकार्योटिक हैं। तो किसके अंदर आएंगे, तो आपको पता होगा प्लांट्स में सेल वॉल होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। तो एनिमेलिया हमारा आंसर हो जाएगा। कैविलियर स्मिथ के बारे में बताया था हमने कि उन्होंने 6 भागों में बांटा था वर्ल्ड को। तो कैविलियर स्मिथ ने जीवों को डैश जगत में वर्गीकृत किया था। तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 क्या हो जाएगा, RH विटेकर के अकॉर्डिंग। अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं, मैंने आपको ओविपेरस के बारे में बताया, अंडस के बारे में बताया। तो अंडस क्या होते हैं, अंडे देने वाले प्राणी। तो ये अंडस प्राणी क्या है, अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोटिस्टा जगत के संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। तो प्रोटिस्टा में कौन होते हैं, प्रोटिस्टा में प्रोकार्योटिक होते हैं कि यूकार्योटिक। तो यूकार्योटिक होते हैं। और मल्टीसेलुलर होते हैं या यूनिसेलुलर होते हैं, तो यूनिसेलुलर। तो प्रोटिस्टा में कौन कौन आ गया, यूकार्योटिक और यूनिसेलुलर। तो यहाँ पर देख लीजिए यूकार्योटिक है, यूनिसेलुलर है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद इन चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने पूछा है कि क्लेमिनिडोमस इनमें से किस किंगडम से संबंधित है। तो मैंने आपको 3 नाम याद करवाए थे। ये देखिए यहाँ पर मैंने कहा था इन 3 नामों पे ज़्यादा फोकस करिएगा। ये पेपर में आया हुआ है कि क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट और क्लेमिडोमोनस। तो इन 3 नामों को हमने कहा था कि अच्छे से पढ़िएगा, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ गया है, क्लेमिडोमोनस इनमें से किस किंगडम से संबंधित है। तो ये हमारा प्रोटिस्टा से संबंधित है। वो तीनों किसके एग्जाम्पल थे, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल थे। उसके बाद किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की थी। तो जॉन रे ने मैंने ये भी बताया आपको कि जॉन रे की एक बुक थी हिस्टोरिया प्लेंटेरम, जिसमें उन्होंने क्या किया था, जंतुओं की पहचान के लिए तालिका बनाई थी और वर्गीकरण के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया था, जो बाद में चलकर मॉडर्न टैक्सोनॉमी का आधार बना था। तो जॉन रे ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की थी। उसके बाद बात करते हैं एक कोशिकीय प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है, यानी जो यूनिसेलुलर होते हैं उनको किस में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए यूनिसेलुलर वो आपका प्रोकार्योट भी हो सकता है, यूकार्योट भी हो सकता है। अब अगर प्रोकार्योट होता तो यहाँ पर कहीं बैक्टीरिया आपको एग्जांपल मिलता, और अगर यूकार्योट है तो प्रोटोजोआ यूकार्योट है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में तो नहीं है, पर प्रोटोजोआ के बारे में है। तो एक कोशिकीय प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है यूनिसेलुलर को
फिर किस में हो जाएगा, प्रोटोजोआ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बाकी मैंने ऑर्थोपोडा के बारे में बताया था कि जो कीट पतंग होते हैं वो ऑर्थोपोडा में आते हैं। स्तनियों के बारे में बताया जो मनुष्य हैं, और मोलस्का के बारे में बताया था कि घोंघा, योनियों और ऑक्टोपस ये किसके अंदर आते हैं, ये मोलस्का के अंदर आते हैं। तो हम लोगों ने डी को देख लिया। अब अगले पार्ट में हम लोग ई से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।